नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो वैवाहिक विवाद से जुड़ा हुआ है। इससे संबंधित क्या कानूनी प्रावधान है और उसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या अगर आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फोन लाइन खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ सीधा संपर्क कर सकते हैं। और आज विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ बेहद खास मेहमान संजय शर्मा जी मौजूद हैं। आप अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत सबसे पहले इस कानून के बारे में, क्या कुछ प्रावधान कानून देता है अगर विवाह के बाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो? स्टार्टिंग में बहुत ही छोटा, बहुत ही एक मैं कहूँगा कि इतना वाइड एस्पेक्ट नहीं था। सिर्फ हमारे पास में एक 125 सीआरपीसी का एक प्रोविजन था जिसमें कि वाइफ मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती थी जी। उसके बाद में इन लोगों थोड़ा इन्होंने अमेंडमेंट किया आईपीसी में, सेक्शन 498 लेके आए डिमांड ऑफ डोरी की। और अभी ये क्रिमिनल एक एस्पेक्ट था, तो अभी जैसे जैसे वैवाहिक मतभेद बढ़ते जा रहे थे और जैसे जैसे ये डिस्प्यूट्स क्रिएट होते जा रहे थे, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जी, तो एक नए कानून के लाने की आवश्यकता पड़ी। और उसी के तहत डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में लेके आया गया। और डोमेस्टिक जो कमियां अभी तक थी जी, आपके 125 सीआरपीसी या जो कवर आपकी 498A में नहीं थी जी, उन सबको इन्होंने इसमें डोमेस्टिक वायलेंस में लेके आए। जैसे कि 125 सीआरपीसी में सिर्फ आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते थे जी, या फिर ये मेंटेनेंस के लिए आप आते थे यदि आपको कोई आपके खिलाफ, आपके हस्बैंड ने कोई डाइवोर्स पेटिशन फाइल की है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जी, उसमें हमारे पास में एक ऑप्शन होता था 24 सेक्शन 24 का, उसमें आप जो है अपना मेंटेनेंस पेंडेंट जो है आपके जो थे उसको आप क्लेम कर सकते थे जी। और जब जरूरत इस नए कानून की पड़ी इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस आया। और डोमेस्टिक वायलेंस में आप मेंटेनेंस भी प्लस आपके साथ में जो भी आप वर्बल एब्यूज हो या आपके साथ सेक्सुअल एब्यूज हो या अदर्स इवन की इकोनॉमिक एब्यूज भी उसमें जो है ऐड है। यानी कि आप यदि उस तरीके की भाषा आप यूज करते हैं, इंजरीज वगैरह, या आपको कोई पहुंचाते हैं चोट, तो वो भी उसमें इंक्लूड है डोमेस्टिक वायलेंस में। चलिए, बिल्कुल विस्तार से हम चर्चा करेंगे और भी तमाम पहलू हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। कॉलर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से राम यादव जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी, राम यादव जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ सर, मेरा एक सवाल है सर जी। खेत के बारे में सर। हम लोग 1994 में खरीदा था जी, और वो खेत को अभी 20-22 साल हो गए हम लोग को बोते हुए। और जो जिससे हम लोग खरीदे थे वो यादव था जी, और उसका जो पत्नी है वो है आदिवासी है, वो हमको मालूम नहीं था। अब अभी अब हम लोग 20-22 साल बोते हुए उसके बाद इसमें एक आदिवासी जो है उसने क्लेम कर दिया है एसडीएम ऑफिस में कि अब मैं इसको पहले से खरीद चुका हूँ जी। तो अब दिक्कत क्या है, आप सीधा सवाल कीजिए। दिक्कत ये है सर कि इसमें अब क्या है जाते कि आदिवासी के या के उसके पति के नाम में नहीं रहते हैं क्या? संजय शर्मा जी,
क्वेश्चन जो है इनका ये है कि कोई आदिवासी की जमीन थी वो परचेज कर लिया, कुछ इस तरीके से है। जी जी। तो यदि आप इसके ओनर्स पहले से दो हैं क्या, ये कि पहले किसी का था और उसने जो है किसी और को दिया? इनका कहना यह है कि इन्होंने जिस किसान से वो जमीन खरीदी थी उसने आदिवासी समाज की एक युवती से शादी कर ली थी, जिसके बाद शायद कुछ अड़चन है। अच्छा, वहाँ के कानून के हिसाब से। तो यदि वो इस तरीके का उसने कंसीलमेंट किए, आपसे फैक्ट किए, आप उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में। उसके अगेंस्ट में चीटिंग का कंप्लेंट फाइल करते हैं कि उसने जो है सभी फैक्ट्स ओपन नहीं किए और उसने ये फैक्ट कंसील करके लेके चला, जिससे कि मेरे को ये नुकसान है, और आप अपना जो भी नुकसान हुआ उसके लिए आप कंपनसेशन के लिए आप रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं उसके अगेंस्ट में। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो उपाय आपको संजय जी की तरफ से बताया गया, अगर वो रास्ता आप अख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कानूनी सहायता ज़रूर मिलेगी। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या आपके जहन में है, कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा, निःशुल्क आपकी कानूनी सहायता के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। एक और दर्शक यूपी के जालौन से रामशरण हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। आपकी कानूनी सहायता के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। एक और दर्शक, बहुत स्वागत है जी सर, मेरी जो है, हेलो रामशरण जी, सबसे पहले टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, आपका सवाल हम तक पहुंच नहीं पाएगा ऐसे। हेलो, शायद आवाज आपकी नहीं आ पा रही है। हम अपने दर्शकों से बार बार इस बात को लेकर अपील करते हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं उस वक्त आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद रखें, ताकि आपकी आवाज़ हम तक बेहतर तरीके से पहुंच पाए और आपके सवाल का वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचा पाएं। रामशरण जी, अगर आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है तो अब आप सवाल कीजिए। चलिए, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन फोन लाइन्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और जो टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई कानूनी पेचीदगी अगर आपके सामने है, कोई रास्ता, कोई उपाय आपको नज़र नहीं आ रहा, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज जिस विषय के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं वो वैवाहिक विवाद से संबंधित कानूनों से जुड़ा हुआ है कि इससे जुड़ा क्या कानूनी प्रावधान है। धारा 498A के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। आप संजय शर्मा जी जिस तरीके से बता रहे थे कि पहले कुछ खास हथियार इस तरह से नहीं था, लेकिन 498A के आने के बाद ये कह सकते हैं कि एक कवच जरूर मिला है। अब क्या परिवर्तन देखते हैं? इससे बेहतर कवच आपको मैं बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस में मिला है और उससे काफी रिलीफ्स है। इवन की डोमेस्टिक वायलेंस में यहाँ तक प्रोविजन है, या तो खुद एग्रीव्ड या उसके बिहाफ से कोई भी या उस एरिया का प्रोटेक्शन ऑफिसर कंप्लेंट फाइल कर सकता है सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत। तो वो कितनी अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है, यदि कहीं पे कोई शख्स ये देखता है कि हाँ यहाँ पे किसी के अगेंस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है जी, तो वो एरिया के प्रोटेक्शन अफसर को इसके बारे में सूचना दे सकता है। और इस बात का स्पेसिफिक प्रोविजन है इस एक्ट में कि उस व्यक्ति के खिलाफ किसी भी तरीके की सिविल और क्रिमिनल कोई भी किसी भी तरीके का कोई उसके खिलाफ फाइल नहीं किया जाएगा, ना ही कोई उसके बारे में कोई उसको अपराध समझा जाएगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जैसे इसमें शेयर हाउस होल्ड होता है जी, जैसे कहीं कोई एग्रीव्ड वाइफ रह रही है तो वो सेक्शन ये 17 होती है, 17 के तहत उसको शेयर हाउस होल्ड में रहने के लिए ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर ग्रांट कर सकती है और उसको स्टे ग्रांट कर सकती है कि उसको वहां से निकाला ना जाए जब तक कि ये मैटर मेरे पास में विचाराधीन है। और मॉनेटरी रिलीफ है आपकी सेक्शन 20 में। मॉनेटरी रिलीफ में आपका ईच एंड एवरीथिंग उसमें कवर किया, जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस है, आपकी चिल्ड्रंस की एजुकेशनल जो आपकी फीस है, उनके बुक्स के एक्सपेंसेस हैं, आपके खुद के जर्नल एक्सपेंसेस हैं, ये मॉनेटरी रिलीफ में सेक्शन 20 में आप क्लेम कर सकते हैं। इतने बेहतर प्रोविजन है इसके अंदर में, मैं नहीं समझता कि अभी शायद किसी और कोई नया प्रोविजन लाना पड़े। और मैं समझ रहा हूँ इसी के तहत जो है बहुत रिलीफ कोर्ट में मिल रही है। और आपको इसमें सेक्शन 18 में प्रोटेक्शन के लिए भी आप जो है
आप रिलीफ के लिए क्लेम कर सकते हैं ऑनरेबल कोर्ट में। यानी कि यदि आपको कोई मारता पीटता है, कोई गाली गलौज करता है, तो उसके लिए ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर ग्रांट कर देगी कि इसको बचाया जाए। इससे वो जाके उस ऑर्डर को या उस ऑर्डर को जो है कंसर्निंग जो उसका जुडिक्शन में पुलिस स्टेशन पड़ता है, उससे जाके वहां पे उस ऑर्डर को दिखा के हेल्प ले सकती है। इसमें बेहतर प्रोविजंस है, इवन कि इसमें आप अपने मेंटेनेंस के लिए भी आप क्लेम कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल सजा का क्या कुछ प्रावधान है और इस कानून के आने के बाद, संशोधन के बाद, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 498 शायद 1986 में लाया गया था और उसके बाद से एक कवच के तौर पर इसे जरूर देखा जा सकता है। एक और कॉलर पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी, सवाल कीजिए अपना। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे है कि हमारी बहू ने जी मतलब अभी आग लगाकर ड्रामा लगाकर ना बाहर तो भाग गई। उसने 406 498 का पर्चा कटा दिया जी। तो फिर उसने केस वापस ले लिया जब उसको लगा कि मैं झूठी हो रही हूँ। जी। तो फिर हमने डिवोर्स का केस डाला है। एक उसने डाला है खर्चे का, ये खर्चा मतलब वो ले लिया जी। वो कहते हैं मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। तो मैं इसके बारे में पूछा था कि संजय शर्मा जी, क्या रास्ता इनके पास बचता है? हाँ जी, डाइवोर्स के लिए आपके पास में प्रोविजंस हैं। आप डाइवोर्स पेटिशन आप फाइल कीजिए कंसर्निंग जो आपकी कोर्ट बनती है, और उसमें यदि आपको लगता है कि जैसे आप अभी बता रहे हैं क्रूरल्टी भी एक आधार है डाइवोर्स का और बेहतर आधार है, जैसे आप कह रहे हैं कि वो जो उसने हमारे अगेंस्ट में आपके कोई क्रिमिनल कंप्लेंट की थी वो रिटर्न बैक होगी वापस, और आप क्रूरल्टी को आधार बना के आप डाइवोर्स जो है आप ले सकते हैं उनकी, जो आपके लड़के की वाइफ है उनसे। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं ओम प्रकाश जी, जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा। एक और दर्शक कानपुर से दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे को ये पूछना है सर, मेरी वाइफ ने 498 लगा रखा है जी, और इस समय सर जो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है वो 244 सीआरपीसी की चल रही है, एविडेंस की। जी जी। तो सर वो जो है 2-3 तारीख से आ नहीं रही है मेरी वाइफ। उस पे ऑर्डर शीट पे जो साइन होते हैं वो उनके वकील के होते हैं। जी जी। तो सर इसमें अभी मेरे को इस समय अब क्या कर, इसमें एक्शन कोई ले सकते हैं क्या कि जो कंप्लेनेंट है वो स्वयं ही नहीं आ रहा है और उनके वकील उसमें उपस्थित हो रहे हैं, वो नहीं हो रही है। संजय शर्मा जी। हाँ जी, इसमें आपके पास में ये है एक क्रिमिनल केस। जब तक कि कंसर्निंग ऑनरेबल कोर्ट उसको कॉल ना करे, उसके लिए नोटिस जारी ना करे कि उसकी एविडेंस उस दिन लगी हुई है या उसकी एविडेंस उसकी रिकॉर्डिंग होनी है, चीफ और क्रॉस होना है, उसका चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, तो तब तक कोर्ट कॉल नहीं करेगी, तब तक वो बाध्य नहीं है कोर्ट के सामने आने के लिए। और यदि कोर्ट ने सम्मन जारी किए है कि हाँ कंप्लेनेंट का आज एविडेंस है, डेट फिक्स की है, उस दिन नहीं आती और विदाउट रीजन यदि वो एब्सेंस रहती है, तो आप अपने वकील के माध्यम से या आप स्वयं ही इसके बारे में जो है कंसर्निंग कोर्ट में आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, या जो है प्रेयर आप कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि मैं यहाँ पे प्रेजेंस हूँ और लेकिन जो है वो नहीं आ रही है, तो उसके ऊपर में कोई ना कोई एक कॉस्ट जो है इम्पोज करेगी कंसर्निंग कोर्ट और उसको चांसेस देगी। यदि वो लगातार कई डेट तक नहीं आती है तो देन जो है वो उसको ड्रॉप कर देंगे उस विटनेस को। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं दीपक, जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा और जो उपाय आप जानना चाहते थे, अगर उस रास्ते को आप अख्तियार करते हैं जो संजय शर्मा जी ने आपको बताया है, तो निश्चित तौर पर आपको कानूनी सहायता ज़रूर उपलब्ध हो पाएगी। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, इस शो के माध्यम से किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन अगर आपके जहन में है तो आप हमसे जुड़कर सीधा सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लखनऊ से मीनू अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनू जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। वकील साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जो मतलब ससुराल पक्ष की तरफ से जो ज्वेलरी दी जाती है जी बहू को, उससे अब बाई चांस मतलब जो कोर्ट में केस फाइल हो जाता है उसके बाद उसका किसका हक होता है? क्योंकि हमारे ससुराल वालों ने वो ज्वेलरी अपने पास रख ली है, हमें मांगने पर देते नहीं है, तो थोड़ा सा नहीं जानना चाह रहे हैं कि इससे मतलब किसका हक होता है? संजय शर्मा। ये स्त्री धन में काउंट होता है मैडम, और ये वाइफ का हक होता है। इसमें आप क्लेम कर सकते हैं, आप इसके आप जो भी आपका जैसे भी मैटर है आप अपनी लिस्ट वो फाइल कीजिए, और स्त्री धन माना गया है ये कहीं
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और कई ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की बहुत अच्छी जजमेंट्स हैं, साइटेशंस हैं इसके ऊपर में। ये स्त्रीधन है, आपका राइट बनता है, आप क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए रास्ता क्या अख्तियार करना होगा, किस तरह से रास्ता इसमें जैसे कि इनका कोई जैसे 498A का केस ही है, उसमें लिस्ट फाइल करें ये अपनी, और आपके पास में जो है डोमेस्टिक वायलेंस है वहाँ पे भी आप लिस्ट फाइल करें, और 125 में वहाँ पे भी आप फाइल करें। वैसे 498A प्लस 406 है, दैट मीन जो है कि आप वहीं से आप कंपनसेट हो सकते हैं कंसर्निंग कोर्ट से। चलिए, उम्मीद करते हैं मीनू जो आपका सवाल था उसका जवाब आप तक ज़रूर पहुंचा होगा, और जो रास्ता आपको संजय शर्मा जी की तरफ से बताया गया है निश्चित आपको राहत ज़रूर प्रदान करेगा। फोन लाइन्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं, जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज जो हमारा विषय है वो वैवाहिक विवाद संबंधी क्या कानूनी प्रावधान है इससे रिलेटेड है, और इसके अतिरिक्त किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में है, समस्या का समाधान अगर नहीं मिल पा रहा तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं निःशुल्क आपकी कानूनी सहायता के लिए। आप हमें सिर्फ कॉल करें और उसके बाद क्या कानूनी प्रक्रिया आप अपनाएं जिससे आपको राहत मिले, ये उपचार हम आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करते हैं। एक कॉलर संजय शर्मा जी जो थे, जो जिन्होंने एक सवाल भी उठाया था कि कोई कानून होता है जिसके कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। डेफिनेटली अगर इस कानून की बात की जाए तो शुरू में तो कई लोग कानून की धारा से मिलने वाले लाभों से अनभिज्ञ थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों को जानकारी हुई इसका सदुपयोग बढ़ता गया। लेकिन कुछ ही समय बाद इस कानून का ऐसा दुरुपयोग शुरू हुआ कि वर पक्ष के लोगों को कहीं ना कहीं डराने वाला एक शस्त्र बन गया। नहीं, ये है इसको लेकर भी कुछ कानून में प्रावधान। हाँ, अभी इसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा सीरियस है। अभी में रिसेंटली 2 जजमेंट आ चुके हैं, और अभी तो एक रिसेंटली है, वो न्यूज़पेपर्स में भी आया है कि इसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई सेंटेंस जो है वो ओरिजिनेट किए जाए, और जब तक कि जरूरी ना हो तब तक कि वर पक्ष के किसी भी मेंबर को या जो FIR में नाम है उसको अरेस्ट ना किया जाए। और इससे पहले ये जजमेंट था कि इसकी जो इंक्वायरी है वो DCP या ACP लेवल, DCP लेवल का अधिकारी करे, और जब तक जरूरी ना हो तब तक वो किसी को अरेस्ट ना करे। ये इस चीज के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा जजमेंट था, और ये आपने बिल्कुल सच कहा है कि इसका बहुत मिसयूज हुआ है, लेकिन अब मिसयूज नहीं हो रहा है इसका, क्योंकि अब बेहतर रास्ते खुल गए हैं वाइफ के लिए। उसके पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत अच्छे एक्ट्स और रूल्स हैं जिसमें कि वो कंपनसेशन और जो है अपने को रिलीफ ले सकती है। चलिए, एक और कॉलर गुजरात से KD बघेला साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, अपना सवाल कीजिए। बघेला साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारी फोन लाइन्स भी लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में है, कोई रास्ता, कोई उपाय अगर आपको नहीं सूझ रहा, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, शो के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं संजय शर्मा जी, आप अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के, जो आपको कानूनी सहायता देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप हमें सीधा कॉल कीजिए, और किसी भी तरह की कोई कानूनी दिक्कत है और वैवाहिक विवाद संबंधी जो हमारा आज का विषय है इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल भी है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। संजय जी, जो आप बता रहे थे, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता था कि 498 की धारा लगी नहीं कि पूरे परिवार को एक तरह से कहा जाए कि कस्टडी में ले लिया जाता था, एक तरह से प्रताड़ना हुआ करती थी, और कई बार ऐसा भी हुआ कि निर्दोष लोगों को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट हुआ। हाँ, ये जो अमेंडमेंट्स जो अभी जो इंस्ट्रक्शंस आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, ये इन्हीं आधारों को देखते हुए, क्योंकि जब देखा कि ये बाढ़ आ गई इन केसों की, और उसमें चाहे कोई दोषी हो या ना हो, लेकिन वर पक्ष की तरफ से कोई भी लेडीज है, इवन की उसकी मोस्टली सिस्टर्स का नाम ज्यादा आने लगा, ननन का, सास का, कोई रोल था या नहीं था, लेकिन जो है वो रोल क्रिएट कर दिया गया। वो बाद की बात है, ट्रायल में जब होगा कंक्लूड वो एक अलग बात है, या इन्वेस्टिगेशन में। पहले बड़ा जो है इसका मिसयूज हुआ, लेकिन अभी मैं खुद इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, अभी कोई मिसयूज नहीं है, क्योंकि इसको जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत पर्सनली जो है इसको सुपरवाइज कर रही है। बहुत अच्छे जजमेंट्स आए हैं जिससे कि ये डायरेक्शंस मिली,
अभी ये लेटेस्ट अभी ये जजमेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया है जी, जी। कि इस तरीके के सेंटर्स खुलने वाले हैं अभी सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए डायरेक्शंस पास ही। जी। तो उसमें पहले ये होगा एनालिसिस कि ये उचित केस बनता है, ये इसका दोष है या नहीं है, ये अरेस्ट होने लायक है नहीं है, तब इसके बाद में आगे की कार्रवाई की। यानी इस इंस्ट्रक्शन के बाद ये माना जाए कि इसका दुरुपयोग अब कम से कम ही हो पाएगा। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ लखनऊ से मालती जी जुड़ गई हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। मालती जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी सर, हमारी लव मैरिज हुई थी और हमारी सप्ला इंदिरा नगर में सेक्टर 14 थी। जी। हमने सन 2015 में हमने केस फाइल किया था, जब से केस चल रही है। उन्होंने तो हमारे मतलब उन्होंने भी केस फाइल किया है सेक्शन 9 का, बहुत बेटी थे उनके परिवार के नहीं आ रहे लोग। संजय जी, सवाल आपको समझ में आया? नहीं, इनका यह कहना है कि इन्होंने लव मैरिज की थी, लेकिन उसके बाद शायद विवाद की स्थिति थी। इन्होंने 3 साल का एक लड़का है, सन 2014 का। हमारी मैरिज हुई थी सन 2012 में। ठीक है, 2012 में प्रेम विवाह हुआ था इनका, और उसके बाद कुछ डिस्प्यूट की वजह से ये अलग अलग शायद रह रहे हैं। उन्होंने केस भी फाइल किया है। ये सेक्शन 9 का केस तो जो है आपके हस्बैंड की तरफ से फाइल हुआ होगा ना? जी हाँ सर, हस्बैंड ने किया था, विदाई का सेक्शन 9 का उन्होंने फाइल डाली और वो कोर्ट नहीं आते, नहीं आते। हमने सेक्शन 25 का डाला था, वो उससे भी नहीं आते। यदि खुद नहीं आते तो आप एपियर होइए और वो एक्स पार्टी होके अपना जो है डिसाइड हो जाएगा, डिस्पोज ऑफ हो जाएगा वो उनका मैटर। प्लस आप अपनी तरफ से डालिए। आप कहते हैं बच्चा भी आपके पास में, तो आप मेंटेनेंस के लिए जाइए, आपके पास में बेहतर प्रोविजन है। सेक्शन 125 सीआरपीसी है, आपके पास में डोमेस्टिक वायलेंस है एक्ट 2005, आप इनको अप्रोच कीजिए। यदि आपके पास साथ में कोई डाउरी से कंसर्निंग कोई डिमांड हुई है, कोई आपके पास में क्रिमिनल प्रोविजंस भी है, आप क्रिमिनल पुलिस कंप्लेंट डाल सकते हैं सेक्शन 498A के तहत आपका लोकल पुलिस स्टेशन में। आपके पास में बेहतर प्रोविजंस है मेंटेनेंस के लिए भी, और इवन कि आप रेजिडेंस भी यदि आप उसी में शेयर हाउस होल्ड में रहना चाहते हैं तो आप वहां से डायरेक्शंस ले सकते हैं कंसर्निंग कोर्ट से। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं मालती, जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा। और संजय शर्मा जी ने जो आपको रास्ता बताया है कि कानून आपके हितों की रक्षा के लिए मौजूद है, आप उसका इस्तेमाल करें और आपको अपना वाजिब हक जरूर मिलेगा। चलते चलते एक सवाल का जवाब और भी जानना चाह रहा हूँ। इस मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम सजा आपने जिस तरह बताया कि 3 साल की सजा का प्रावधान 3 साल का सजा का प्रावधान है इसमें। लेकिन अगर शादीशुदा महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होती है और मौत शादी के 7 साल के दौरान हुई, तो भी ये इसी धारा के तहत होगा? नहीं, उसके लिए सेक्शन सेपरेट है, 304B है जी, वो डाउरी डेथ के लिए है। और उसमें वो बहुत सख्त मैं कहूँगा कि धारा है, उसमें परजेम्प्ट करके जो है ये प्रज्यूम करके कोर्ट चलती है कि हाँ ये वास्तव में ऐसा संदिग्ध जो है परिस्थितियों में हुआ होगा। तो इसके लिए जो है ये आपका जो प्रोसिक्यूशन है या कंप्लेनेंट है उसको इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती अपने केस को प्रूव करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है इस सेक्शंस में ये प्रोविजंस हैं कि प्रजम्पशंस करके कोर्ट को चलना पड़ता है और उसमें जो है कन्विक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये चलिए, बिल्कुल बहुत शुक्रिया संजय शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस विषय पर आपने बातचीत की है और तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े थे उनके सवालों का वाजिब जवाब उन तक पहुंचाया। दरअसल कानून हर समस्या के सही समाधान के लिए प्रारूप में मौजूद है, लेकिन जानकारी के अभाव के चलते एक बड़ा हिस्सा होता है जो इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए हम रोज यहाँ पर मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल आज हमारी खास पेशकश में इतना ही।